हाँ, तो देखो हमने कास्टिंग में काफी कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको जो पहले पढ़ाया, अभी हमने चिल्स और पैडिंग्स के बारे में देखा। चिल्स और पैडिंग्स क्या काम करती हैं? चिल्स और पैडिंग में आपको बताया कि देखो चिल्स का काम क्या होता है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, चिल्स का काम क्या होता है कि हमारे कूलिंग रेट को क्या करना, कूलिंग रेट को इंप्रूव करना। ठीक है, पैडिंग्स का काम क्या होता है, हमारा जो क्रिटिकल सेक्शंस हैं उन क्रिटिकल सेक्शन को क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कास्टिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कास्टिंग की जो बेसिक थ्योरी थी, वो बेसिक थ्योरी चाहे वो मोल्ड को लेके थी, चाहे वो पैटर्न को लेके थी, चाहे वो राइजर को लेके थी, चाहे वो पूरा का पूरा गेटिंग सिस्टम को लेके थी। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। कास्टिंग को बहुत अच्छे से हम लोग करते चल रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ कास्टिंग टेक्निक्स पे, और इन कास्टिंग टेक्निक्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या, कास्टिंग के डिफेक्ट्स। तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इन हर एक टेक्निक को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, इन्हीं में से आपको क्या कर लेगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये किस मेथड से बनाया जाता है, इन मेथड्स में कौन से मोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सबके सब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो पहले मैंने लिखा है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक्स। ठीक है, एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक्स। अब जो ये एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक है, इसमें हम मोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोल्ड की बात करें, एक्सपेंडेबल मोल्ड, मोल्ड क्या होता है, जो बाहर का पूरा जो आपका जो हमने जो एक स्ट्रक्चर होता है, मोल्ड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कैविटी होती है। ठीक है, तो एक्सपेंडेबल मोल्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेम्पोररी मोल्ड भी बोलते हैं। मतलब ये मोल्ड हम क्या करेंगे, टेम्पोररी मोल्ड। ठीक है, टेम्पोररी या एक्सपेंडेबल मोड का मतलब ये है कि ये एक ही बार यूज होगा बस। मतलब आपने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप मोल्ड को एक बार बनाओगे, और वो मोल्ड प्रोडक्ट बन गया, फिर आप क्या करोगे, मोल्ड को ब्रेक करोगे, और मोल्ड को ब्रेक करके आप प्रोडक्ट को बाहर निकाल लोगे। फिर आप क्या करोगे, दूसरा प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, दूसरा मोल्ड यूज करने वाले हो। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिए हैं, हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि चिल्स और पैडिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, चिल्स मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, चैपलेट्स, चिल्स, पैडिंग्स। चिल्स, चैपलेट्स, पैडिंग्स, और उसके मैंने आपको एक कोर प्रिंट बताया था। तो ये चार हैं, तो इन चारों में ना क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आपको कोर प्रिंट्स का आपको मैंने बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, वो कोर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। चैपलेट्स को भी क्या करना है, कोर को क्या करना है, सपोर्ट करना है। चैपलेट्स क्या होते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कोर प्रिंट क्या होते हैं, ये कोर पे ऐसे एक प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर की तरफ, प्रोट्रूजन्स होते हैं। ठीक है, आपके चिल्स होते हैं वो क्या कराते हैं, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, और आपके जो पैडिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, क्रिटिकल सेक्शन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब हम देखने जा रहे हैं कुछ कास्टिंग टेक्निक्स। हमने पहले देखा, हमने पैटर्न के बारे में देख लिया अच्छे से, हमने गेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से देख लिया, हमने राइजर डिजाइन देख लिया। ठीक है, हमने कास्टिंग के बारे में पढ़ लिया, सॉलिडिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ कास्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, और उस कास्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ कास्टिंग डिफेक्ट्स देखेंगे, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो सेशन हम अलग से करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही, चैप्टर के बाद ही। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ कास्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब एक कास्टिंग टेक्निक्स में पहला जो ए है पार्ट, वो है एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक्स। ठीक है, एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक्स। अभी हम मोल्ड की बात करें, मोल्ड क्या होता है, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड। मैंने आपको बोला ये मोल्ड कैसा हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, ये मोल्ड कैसा हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो अब हम मोल्ड के बेसिस पे ही क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं टेक्निक्स को, कि कब हम कौन सा मोल्ड यूज कर रहे हैं, वो कैसा मोल्ड है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक्स। ठीक है, एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक्स, एक्सपेंडेबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं टेम्पोररी से भी। ठीक है, इसको टेम्पोररी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मोल्ड आप यूज कर रहे हो, वो मोल्ड आप क्या कर रहे हो, एक बार यूज कर रहे हो। आपने एक बार क्या बनाया, आपने कास्टिंग बनाई, आपने क्या करा, आपने मोल्ड लिया, आपने मोल्ड प्रिपेयर किया, मोल्ड के अंदर कैविटी प्रिपेयर करी, कैविटी में आपने लिक्विड मोल्टन मटेरियल को फिल किया, उसको सॉलिडिफाई करा, फिर आपने क्या करा, कैविटी को जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपने क्या किया, उस मोल्ड को ब्रेक किया। अब वो मोल्ड को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, मोल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि जो मोल्ड है वो एक ही बार यूज होगा, वो एक से दूसरी बार उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरी कास्टिंग बनानी है, दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा मोल्ड फिर दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो ये होते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड टेक्निक्स, इनको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मोल्ड टेक्निक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम पहला पढ़ते हैं क्या, सैंड मोल्डिंग। देखो अब सैंड कास्टिंग बोलो या सैंड मोल्डिंग बोलो एक ही बात है। अगर मैं मोल्डिंग बोलूं या कास्टिंग बोलूं, क्या बोलूं, मैंने आपको बार बार बोला कि मोल्डिंग लिखा हो चाहे कास्टिंग लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, मतलब दोनों का एक ही है कि ये मोल्ड किसका बनेगा, सैंड का बनेगा। कर क्या रहे हैं हम, कास्टिंग कर रहे हैं। तो अगर सैंड कास्टिंग बोलो या फिर सैंड मोल्डिंग बोलो तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सैंड मोल्डिंग है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जितनी भी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा शेल मोल्डिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है शेल मोल्डिंग, जो अभी जस्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे शेल मोल्डिंग को। अगला आता है हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में काफी पूछा भी जाता है। हम इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे, इसका हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम करेंगे फुल मोल्डिंग, ठीक है। फिर करेंगे हम CO2 मोल्डिंग। तो ये हमारी जितनी भी मोल्डिंग है, यहाँ पे 5 हमारी कास्टिंग टेक्निक्स लिखी हुई है। ये कास्टिंग टेक्निक्स क्या है, ये टेम्पररी मोल्ड टेक्निक्स है। मतलब इनमें जो आप मोल्ड को बनाते हैं वो मोल्ड केवल क्या होता है, एक बार यूज होता है, उसके बाद क्या करते हैं आप मोल्ड को ब्रेक करना पड़ता है अपनी कास्टिंग को वहां से निकालने के लिए, और उसके बाद हमें दूसरी कास्टिंग के लिए फिर दूसरा मोल्ड प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि कुछ परमानेंट मोल्ड भी होते हैं, ठीक है। अब परमानेंट जो मोल्ड होते हैं वो जनरली किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। किसके होते हैं, जो मोल्ड्स बना रखे हैं वो मेटल्स के होते हैं। और वहां पे मेटल्स के होने की वजह से देखो जो वो प्रोडक्ट वहां पे हमें मिलने वाला है, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में भी बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं परमानेंट और जब इन परमानेंट को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी तक तो हम क्या पढ़ते हुए आए थे, सैंड वाले पढ़ते हुए आए थे। तो इन सबकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सैंड वाले की तरह ही है, ठीक है। लेकिन जो ये है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत चेंज हो जाने वाली है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज चेंज, मोल्ड को चेंज करने से, मोल्ड का मटेरियल चेंज करने से प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो गई, वो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा, अच्छे से क्लैरिटी आएगी उस चीज में, ठीक है। तो इसमें जो आ जाती है पहली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसका नाम मैं एक बार ले भी चुका हूं, शायद आप लोगों को ध्यान होगा। कहां पे लिया था इसका नाम हमने, जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, आप सोचो कहां पे लिया था इसका नाम। अगला आता है डाई कास्टिंग, अगला आता है स्लश कास्टिंग, और अगला आता है क्या, स्क्वीज कास्टिंग, ठीक है। तो ये हम 4 कास्टिंग टेक्निक्स हैं जो हमारी परमानेंट मोल्ड टेक्निक्स हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मोल्डिंग टेक्निक, जो है क्या, शेल मोल्डिंग टेक्निक, ठीक है। तो शेल मोल्डिंग टेक्निक में जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि शेल बनाना है हमें, क्या, एक शेल हमें तैयार करना है, ठीक है। अब ये शेल हम कैसे तैयार करते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको देख के लग रहा होगा क्या है यहाँ पे, पता नहीं चल रहा है कुछ, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है। अभी जो मेरा यहाँ पे आपको दिमाग में रखना क्या है कि मुझे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कोई ये शेप है, ये क्या है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट कुछ इस शेप का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। कुछ ये शेप का मुझे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये एक ले लिया अपना पैटर्न, ये क्या है मेरा पैटर्न, ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न कैसा है, मेटालिक, ये मेटालिक पैटर्न, ये पैटर्न इस टाइप से, ये मेटल का क्या है, पैटर्न 3 डायमेंशन में समझना है इसको कैसा है, ठीक है। ये मेटालिक पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न है इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूं, इस मेटालिक पैटर्न को, अब ये मेटालिक पैटर्न जो है ये किसका हो सकता है, ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और ये कास्ट आयरन का हो सकता है, इन दोनों में से किसी का रहता है, ठीक है। मेटालिक पैटर्न एल्यूमिनियम का रहेगा या फिर कास्ट आयरन का रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मैंने इस पैटर्न को, ये जो मेटालिक पैटर्न था, इसको मैंने हीट किया, इसको मैंने हीट दी, और हीट देके मैंने इसका टेम्परेचर कितना पहुंचा दिया, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, ठीक है। तो 250 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको हीट किया, और हीट करने के बाद मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मेरा एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, एक मिक्सचर रखा हुआ है। कंटेनर क्या है, एक मिक्सचर, और जो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है हमारा क्या, फाइन ग्रेन सिलिका, फाइन ग्रेन सिलिका, ठीक है, प्लस यहाँ पे फिनोलिक रेजिन, ये पॉलीमर है रेजिन, प्लस एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। फिनाइल, ये मेरा फाइन ग्रेन सिलिका
प्लस फिनोलिक रेजिन प्लस अल्कोहल, ये मेरा क्या है, एक मिक्सचर है। इसी मिक्सचर का हमें क्या बनाना है, शेल बनाना है। इसी मिक्सचर का मुझे क्या करना है, शेल बनाना है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने ये यहाँ पे मैंने इसको हीट किया और हीट करने के बाद इस कंटेनर में क्या भरा हुआ था, ये एक मिक्सचर भरा हुआ था इस चीज का, फाइन ग्रेन सिलिका थी प्लस फिनोलिक रेजिन था प्लस अल्कोहल था, और इसको मैंने इसके ऊपर से पलट के रख दिया, इस कंटेनर को क्या रख दिया, इसके ऊपर से पलट के रख दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पैटर्न इसके ऊपर क्या आ गया, हीटेड पैटर्न मेरा क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर दिया, पलट के रख दिया। ये ऐसे बंद कर देगा इसको पूरा, मैंने पूरे के पूरे क्या करा, पहले मैंने इसको यहाँ पे इसको पलट के रखा, अब मैंने पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर दिया, पलट के रख दिया। ठीक है, अब मैं जब पूरे के पूरे कंटेनर को पलट के रखूंगा और ये मेरा क्या है, जो मेरा पैटर्न था, मेटालिक पैटर्न था, ये हीटेड है, ये हीटेड है, हीटेड। तो अब इस हीट की वजह से ये जो हीट है ये इस मिक्सचर में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। अब इस हीट की वजह से जो ये मिक्सचर ना, ये मिक्सचर क्या होने लगता है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर देता है। इस हीट की वजह से ये जो मिक्सचर है मेरा क्या होने लग जाता है, सॉलिडिफाई होने लगता है। मतलब यहां से क्या, एक लेयर पहले सॉलिडिफाई होगी इसकी, फिर दूसरी लेयर सॉलिडिफाई होगी इसकी, फिर तीसरी लेयर सॉलिडिफाई होगी इसकी, और ये सॉलिडिफाई होने लग जाता है ये इस तरीके से। अब ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ तो ये थिकनेस इसकी कितनी बनेगी, कितनी थिकनेस तक ये सॉलिडिफाई होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या, कांटेक्ट टाइम कितनी देर तक है, आपका जो कांटेक्ट टाइम है वो कितना है। अगर आप ज्यादा देर तक इसको कांटेक्ट में रखोगे तो ज्यादा थिकनेस क्या करेगा, वो सॉलिडिफाई होगी। अगर कम देर तक आपने इसको इसके कांटेक्ट में रखा तो कम थिकनेस सॉलिडिफाई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे ही हमें डिजायर्ड थिकनेस मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से, पैटर्न को यहां से क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, और इस पैटर्न के ऊपर क्या चिपका हुआ रहेगा, ये एक सॉलिड शीट, सॉलिड लेयर चिपकी रहेगी, इस मिक्सचर के एक सॉलिड लेयर्स के ऊपर चिपकी हुई होगी। और फिर मैं क्या करूंगा, हमारे पास क्या होते हैं, इजेक्टर पिंस, इजेक्टर पिंस, इजेक्टर पिंस वो इस तरीके से लगे हुए होंगे, इजेक्टर पिंस। इन इजेक्टर पिंस के थ्रू मैं जो यहाँ पे ये जो मिक्सचर था, इस मिक्सचर का जो सॉलिड, ये एक मिक्सचर होता है ना, घोल टाइप का रहता है, इसका ये जो सॉलिड पोर्शन है मैं इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, अलग निकाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया, इसको अलग निकाल दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसकी, अब देखो अगर मैं और देर कांटेक्ट में रखता तो ये क्या करता, और थिकनेस बढ़ती। अब मैंने इसको बाहर निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको हीट दी। मैंने बाहर निकालने के बाद क्या किया, इसको हीट अप किया लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि क्या हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। क्योंकि हीटिंग से क्या हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बाइंडिंग हो रही है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये फिनोलिक रेजिन जो है ये बाइंडर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मैं इसको हीट अप करूंगा, हीट अप करने से क्या बढ़ जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद फिर से मैंने क्या किया, देखो अब ये मेरे पास एक साइड का आया, ये मेरे पास क्या था, एक साइड का था। अब मैंने फिर से क्या किया, दूसरा, इसका दूसरा पोर्शन बनाने के लिए फिर से मैंने क्या किया, यही प्रोसेस अपनाया, और मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्या आ गए, एक तो ये रहा मेरा, और एक क्या रहा, ये रहा। इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, और जोड़ के मैंने क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा शेल बना दिया। ठीक है, जोड़ के पूरा का पूरा शेल बना दिया, और ये जोड़ा मैंने यहाँ पे इनकी क्या कर दी, किसी बाइंडर से क्या कर दिया, इनको यहाँ पे जोड़ दिया। मतलब जहां पे मुझे इनको जोड़ लगाना था, ऐसे दो रहे होंगे ना, दो हिस्से मैंने ऐसे चिपका दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास एक शेल बन गया। अब इस शेल को हमने यहाँ पे क्या रख दिया, बैकिंग सैंड में रख दिया। इसको हम बैकिंग सैंड बोलते हैं, बैकिंग सैंड, मतलब जो सैंड इसको बैक कर रही है, जो इसको सपोर्ट दे रही है। ये शेल था, इस शेल को हमने क्या कर दिया, बैकिंग सैंड के अंदर रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं क्या लाऊंगा, यहां से मैं लिक्विड मोल्टन मेटल लेके आऊंगा, और वो लिक्विड मोल्टन मेटल मैं इसमें डाल दूंगा कैविटी में। लिक्विड मोल्टन मेटल में क्या कर दूंगा, इस कैविटी में भर दूंगा, और उस लिक्विड मोल्टन मेटल को क्या करेंगे, सॉलिडिफाई होने देंगे। फिर सॉलिडिफाई होने के बाद बैकिंग सैंड को हटाएंगे। बैकिंग सैंड के बाद हमारे पास ये शेल रहेगा, इस शेल को ब्रेक करेंगे, और ये हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें ये मिलने वाला है। ये हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो सैंड कास्टिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या बना रहे हैं, एक शेल बना रहे हैं। एक क्या बना रहे हैं, शेल बना रहे हैं। अब ये जो होती है, ये जो कास्टिंग है, ये हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे हमें क्या मिलती है, सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश
इज बेटर देन क्या, सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग में जो सरफेस फिनिश मिलती थी, यहां पे सरफेस फिनिश क्या है, सैंड कास्टिंग से बेटर मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो शेल है, इस शेल की जो इसमें फाइन ग्रेन सिलिका है, फाइन ग्रेन सिलिका के साथ आपके क्या है, ये बाइंडर्स है। तो फाइन ग्रेन सिलिका की वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या मिलती है, बेटर हमें यहाँ पे सरफेस फिनिश मिलने वाली है, ठीक है। बेटर हमें क्या मिलती है, यहाँ पे सरफेस फिनिश मिलने वाली है, ठीक है। और इसकी सरफेस फिनिश बेटर रहेगी तो हम ऑब्वियस है कि जहाँ पे मतलब मुझे चाहिए कि यार प्रोडक्ट का सरफेस फिनिश ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सैंड कास्टिंग की जगह शेल मोल्डिंग को यूज कर सकते हैं। और जो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जैसे हम क्या करते हैं, आईसी इंजन ब्लॉक, आईसी इंजन ब्लॉक एंड रॉकर आर्म्स। इसका जो एप्लीकेशन है, क्या बनाते हैं हम इससे, आईसी इंजन ब्लॉक्स एंड रॉकर आर्म्स, हम इस मेथड से क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, शेल मोल्डिंग, शेल मोल्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, देखो सैंड मोल्डिंग हम ऑलरेडी अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम सैंड मोल्डिंग ही पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। इसके बाद हम अब यहां से शेल मोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी अगली कास्टिंग टेक्निक पे, जो कि हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग टेक्निक। अब ये जो कास्टिंग टेक्निक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसमें देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। सोचो कि हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा मोल्ड बना हुआ होता है, वो किसका होता है, हमारा वो होता है, हमारा वैक्स का होता है, ठीक है। वो वैक्स का होता है। देखो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इसमें एक मेटल की डाई होती है। हमारे पास क्या है, ये मेटल डाई, ध्यान से देखना, मेटल की डाई हमारे पास है, ये मेटल की डाई। हम क्या करते हैं कि इस मेटल की डाई के अंदर हम क्या इंजेक्ट करते हैं, वैक्स इंजेक्ट करते हैं। ये क्या इंजेक्ट किया हमने, वैक्स डाला मेटल की डाई के अंदर। मेटल की जो डाई थी, ठीक है, पैटर्न जो था वो मेटल का था, उसके अंदर डाई के अंदर हमने क्या किया, वैक्स को इंजेक्ट किया। वैक्स को इंजेक्ट किया तो जिस भी शेप का हमें प्रोड्यूस करना था, माना ये जो मेटल की डाई है, इसके अंदर जो शेप है ना, वो शेप माना किसी एक बॉटल की है, छोटी सी बॉटल, इतनी बॉटल की शेप है। उस बॉटल की शेप में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैक्स को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या इंजेक्ट कर दिया, यहाँ पे वैक्स, वैक्स यहाँ पे क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, इस वैक्स को क्या कर दिया, खूब इसको प्रेशराइज करके आपने क्या कर दिया, वैक्स को बाहर निकाल दिया, वैक्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। फिर वैक्स को बाहर निकालने के बाद क्या किया, आपने जितने भी आपको नंबर ऑफ क्या बनाने थे, जितने भी आपको नंबर ऑफ, देखो इस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेम टाइप के प्रोडक्ट्स के जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे एक साथ बना सकते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे बड़ा दिखा रखा है, फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको छोटा कर लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने खूब सारे वैक्स के जो है वो पैटर्न्स निकाले, और उन वैक्स के पैटर्न्स को मैंने क्या कर दिया, एक ऐसे वैक्स के गेटिंग सिस्टम, ये गेटिंग सिस्टम है, ये गेटिंग सिस्टम, ये वैक्स का स्ट्रक्चर है पूरा। इस तरीके से मैंने क्या करा, गर्म कर करके मैंने क्या कर दिया, इन पे इसको चिपका दिया। ये पूरा वैक्स का बना है, पूरा वैक्स का, ये वैक्स, ये वैक्स, ये वैक्स, ये वैक्स, ये वैक्स, ये सारा क्या है, पूरा का पूरा वैक्स है, मोम का, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सबको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब वैक्स में जोड़ने के बाद जब मेरा क्या, जैसे आप मोमबत्ती को चिपका देते हो ना, मोमबत्ती को आप नीचे क्या करते हो, मोम गलाते हो, उसको नीचे चिपका देते हो, तो ये वैसे ही करके मैंने इसको क्या कर दिया, चिपका दिया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक स्लरी कोटिंग लगा दी, स्लरी कोटिंग। ये जो वैक्स थी, इस वैक्स के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोटिंग लगा दी। अब वो कोटिंग किस चीज की लगाई है, तो जो वो कोटिंग है, उस कोटिंग में हमारे पास है, उस कोटिंग में हमारे पास है सिलिका फ्लोर, सिलिका फ्लोर, एथिल सिलिकेट, ठीक है। सिलिका फ्लोर है, एथिल सिलिकेट है, और हमारे पास क्या है, इसमें वाटर।
ये क्या है, इन तीनों का क्या है, एक स्लरी। स्लरी का मतलब क्या होता है, घोल, गाढ़ा घोल को हम क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। तो सिलिका फ्लोर, एथिल सिलिकेट और वाटर का हमने क्या कर दिया, एक घोल बनाया और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, उस घोल में क्या कर दिया, डुबा दिया। ठीक है, उस पूरे स्ट्रक्चर को उस घोल में क्या कर दिया, डुबा दिया। और फिर क्या करा, हमने इसके ऊपर एक, इसके डुबाने के बाद हमने इसके ऊपर एक क्या कर दिया, ध्यान से सुनना इसको, यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक फिर सिरामिक की कोटिंग लगा दी। सिरामिक आपको पता है बहुत हार्ड मटेरियल होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक, फिर क्या कर दिया, इसके ऊपर एक सिरामिक कोटिंग कर दिया। सिरामिक कोटिंग कर दी इसमें। वो सिरामिक कोटिंग क्यों करी, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये वैक्स का बनाया था, वैक्स के ऊपर मैंने स्लरी डाल दी, स्लरी, ताकि उस स्लरी के ना बाद में वो घोल क्या कर जाए, वैक्स में चिपक जाए और उसके बाद में हम क्या बनाए, शेल बनाए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करा, इसको मैंने क्या करा, उल्टा करके हीटिंग किया और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीवैक्सिंग। अब देखो ये कोटिंग थी ना, अब ये कोटिंग थी, कोटिंग के ऊपर क्या था, सिरामिक का हमने क्या कर दिया था, पाउडर छिड़क दिया। सिरामिक को क्या कर दिया, पाउडर फॉर्म में छिड़क दिया और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टक कोइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टक कोइंग। स्टक कोइंग बोलते हैं इसको, स्टक कोइंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, ये जो हम सिरामिक की कोटिंग इस पे लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टक कोइंग भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, फिर इसको ऐसे उल्टा करके इसको हमने हीट किया। इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीटिंग। इसको हमने क्या किया, हीट किया। अब हीट करने से क्या होगा, जो ये बाहर जो स्लरी थी, स्लरी के ऊपर जो सिरामिक था, वो सिरामिक तो क्या हो जाएगा, सिरामिक हार्ड हो जाएगा और स्लरी भी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। लेकिन ये अंदर का जो वैक्स है ना, ये वैक्स हर जगह से निकल के, यहां 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 से निकल के, ये वैक्स पूरा का पूरा क्या, बाहर, वैक्स पूरा का पूरा क्या, बाहर। इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, डीवैक्सिंग। क्या दिया है, डीवैक्सिंग। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर। और आपको क्या मिल जाएगा, शेल मिल जाएगा, खोल मिल जाएगा आपको। और वो खोल किसका रहेगा आपके पास, जो ये स्लरी थी, स्लरी प्लस सिरामिक शेल। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, शेल मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास शेल मिल जाएगा। अब आप क्या करो, इस शेल में आप क्या करो, इसमें मोल्टन लिक्विड मेटल डालो। इस शेल में क्या करो आप, मोल्टन लिक्विड मेटल डालो। मोल्टन लिक्विड मेटल क्या करो आप, इस शेल में पोर करो। मोल्टन लिक्विड मेटल आप इस शेल में पोर करो और फिर क्या करो, जब ये सॉलिडिफाई हो जाए तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसको शेल को क्या कर देना है, ब्रेक कर दो। और शेल को ब्रेक करने के बाद ये आपके पास अलग अलग ये आपके पास क्या आ गए, आपकी कास्टिंग्स। ये आपकी कास्टिंग्स। ठीक है, ये आपकी कास्टिंग्स। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हमारे पास आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले बात तो जो सरफेस फिनिश होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो प्रोडक्ट की क्या होती है, कास्टिंग हैज वेरी हाई एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो स्लरी होता है ये बहुत फाइन पार्टिकल्स का होता है, सिरामिक पार्टिकल्स बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत हाई एक्यूरेसी हमें मिलती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसका, ठीक है, इसमें ये है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मेटल्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर metals can be cast। हम क्या कर सकते हैं, जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हम उनकी इसमें क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम उनकी इसमें क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो शेल बना हुआ है यहाँ पे, वो शेल किस चीज का बना हुआ है, सिरामिक्स का बना है। और आपको पता है कि सिरामिक्स का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। ये मैंने तब जब आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था, ये वहां पे बताया आपको। और जब मटेरियल साइंस में हम पढ़ रहे थे सिरामिक्स के बारे में, तो तब मैंने वहां पे भी आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हाई जिनका होता है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
आराम से इनकी कास्टिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे गैस डिफेक्ट्स आने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेल जो है ये कंप्लीटली क्या कर देता है, उसको रोक देता है, ठीक है, गैसेस को क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू मिनिमाइज द गैस डिफेक्ट्स, टू मिनिमाइज द गैस डिफेक्ट्स, casting is performed in vacuum। देखो, जिस भी कास्टिंग में हम चाहते हैं कि गैस डिफेक्ट्स ना आए, तो वो जो कास्टिंग है वो हम क्या करते हैं, वो जो कास्टिंग है उसको हम क्या करते हैं, वैक्यूम में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके जो एप्लीकेशंस है, इसके एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका पहला जो एप्लीकेशन है वो है, जो पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है, टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं वो इसी मेथड से बनाई जाती है, ठीक है, टरबाइन ब्लेड्स। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टरबाइन ब्लेड्स। दूसरा, जेट इंजन पार्ट्स। जेट इंजन पार्ट्स, ठीक है। तीसरा, मेडिकल इम्प्लांट्स। मेडिकल इम्प्लांट, जैसे किसी की कुछ हड्डी टूट जाती है तो वहां पे रॉड्स लगती है ना, या फिर जो हमारे सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो वहां पे भी हमें एक्यूरेसी क्या चाहिए होती है, बहुत हाई चाहिए होती है। एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश क्या चाहिए होता है, बहुत हाई होता है। तो ये क्या है, इस कास्टिंग के बारे में पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देखो, लिखने को इसके बारे में बहुत कुछ लिखा होता है बुक्स वगैरह में इधर, लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है मैंने वहां पे करवा दी है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल मोड लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल मोड लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी इसको बोलते हैं। पैटर्न जो होते हैं इसमें इसके, ये वैक्स के होते हैं। ये हमारे पास एक डाई है, मेटल की डाई है। मेटल की डाई के अंदर आपने क्या किया, वैक्स को फिल किया, उसको कंप्रेस किया, वैक्स को बाहर निकाला, फिर वैक्स का एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर वैक्स का है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पैटर्न्स हैं। फिर इसके बाद हमने इस पे क्या किया, स्लरी की कोटिंग करते हैं। वो स्लरी में क्या क्या होता है, सिलिका फ्लोर होता है, एथिल सिलिकेट होता है, वाटर होता है, ठीक है। फिर इस स्लरी की कोटिंग करने के बाद आप चाहो तो इसमें क्या कर दो, एक सिरामिक की कोटिंग भी डाल सकते हो ऊपर से, सिरामिक मटेरियल की, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। इसकी हीटिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी वैक्सिंग भी बोलते हैं। इस डी वैक्सिंग में ये सारा का सारा वैक्स जो है वो बाहर निकल जाता है और आपके पास क्या बच जाता है, एक शेल बच जाता है। ये शेल किसका होता है, जो हमारे पास कोटिंग थी और सिरामिक का क्या मिल जाता है, शेल मिल जाता है। अब आप इसमें क्या करो, आप इसको बैकिंग साइड में रख सकते हो, सपोर्ट के लिए बैकिंग साइड में रख सकते हो। और फिर क्या है, इसमें आप मोल्टेन लिक्विड मेटल को डालते हो और फिर आप इस शेल को क्या करते हो, ब्रेक कर देते हो और इनको यहाँ से ये पूरा का पूरा जो ये गेटिंग सिस्टम है, ये हमारा गेटिंग सिस्टम हो गया इसमें, ठीक है। ये पूरा का पूरा इतना क्या हो गया, ये गेटिंग सिस्टम हो गया। आप इसको कट करके अपनी जो हमारे यहाँ पे जो ये कास्टिंग्स हैं, इन कास्टिंग्स को आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रोसेस में जो है वो हमें बहुत हाई एक्यूरेसी मिलती है, हाई सरफेस फिनिश मिलती है। जिन मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उन मटेरियल्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमाइज गैस डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, वैक्यूम में परफॉर्म कर सकते हैं। टरबाइन ब्लेड्स जो हो गई वो इसके थ्रू बनाई जाती हैं। जेट इंजन पार्ट्स जो हो गए वो इसके थ्रू बनाए जाते हैं। मेडिकल इम्प्लांट्स जो होते हैं वो इसके थ्रू बनाए जाते हैं। अब हम क्या आते हैं, अपनी अगली टेक्निक पे आते हैं, जो कि है हमारी फुल मोल्डिंग टेक्निक, ठीक है। तो फुल मोल्डिंग टेक्निक पे हम आते हैं अभी। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली फुल मोल्डिंग, ठीक है। देखो, हमने क्या पढ़ लिया है, हमने सैंड कास्टिंग पढ़ ली है, हमने शेल मोल्डिंग पढ़ ली है, हमने इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पढ़ ली है। अगली इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा क्या, फुल मोल्डिंग टेक्निक, ठीक है। अच्छा, फुल मोल्डिंग, जैसे फुल नाम लिखा हुआ है, फुल इस फुल वर्ड पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। फुल मोल्डिंग में इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा पूरे का पूरा पैटर्न और पैटर्न के साथ राइजिंग और जो गेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा पूरा का पूरा, उसको हम क्या करते हैं, पूरे का पूरा किसका बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं। किसका बनता है ये पूरे का पूरा, प्लास्टिक का, ठीक है। और उस प्लास्टिक में हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये मैंने क्या किया, मैंने ये एक साथ, ये मेरा क्या था, यहाँ पे ये मेरा इतना इतना क्या है, मेरा ये पैटर्न है, ठीक है। अब इस पैटर्न पे मैंने क्या कर दिया, प्लास्टिक का ही क्या कर दिया, राइजर भी लगा दिया।
और प्लास्टिक का ही क्या कर दिया, ये गेटिंग सिस्टम लगा दिया। ये पूरा का पूरा, जैसे ये हमारा स्क्रू बेस, ये हमारा स्क्रू बेस वेल हो गया, ये स्क्रू हो गया, ये प्योरिंग बेसिन हो गया, ये राइजर, ये रनर हो गया, यहाँ पे गेट हो गया, ये जो भी चीजें हैं हमने सारी की सारी क्या कर दी, मतलब पूरा का पूरा। हम देखो सैंड कास्टिंग में हम क्या करते थे कि हम पहले कैविटी बनाते थे, कैविटी के बनाने के बाद हम उसमें क्या बनाते थे, गेटिंग सिस्टम बनाते थे, ठीक है, होल करके राइजर बनाया, ये बनाया, ठीक है। तो उसमें जैसे हमने क्या किया, अपने जो कि हमारे जैसे कोप है, ड्रैग है, तो जब तक वो ऐसे दो पार्ट्स में है तो दोनों पार्ट्स में हमने क्या कर दिए, इस मतलब दोनों पार्ट्स में हमने पूरे के पूरे गेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर दिया और फिर उनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। गेटिंग डिजाइन के लिए हम अलग से मतलब हम उसको बना देते थे उसी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये हमारी कैविटी है, इस कैविटी के साथ में ही इस जो यहाँ पे जो ये मेरा पैटर्न था, इस पैटर्न पे ही मैंने राइजर भी जोड़ दिया और साथ में ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके गेट से लेके और पोरिंग बेसिन तक पूरा का पूरा मैंने उस पर अटैच कर दिया, बना दिया। किसका बना दिया, प्लास्टिक का बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखे थे इससे, जैसे पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। पैटर्न किसका बनाते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। अच्छा, अब ये प्लास्टिक मटेरियल में भी क्या हो सकता है, ये पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, या फिर पीवीसी हो सकता है, या फिर फोम हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब के हमने क्या कर दिए, इन सब के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न और पैटर्न के साथ गेटिंग एलिमेंट वगैरह सब जोड़ के हम इसका बना देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन गेटिंग एलिमेंट्स को इस पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इस ऐड करने के बाद हम इस गेट, ये जो पूरा का पूरा हमने यहाँ सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाइंडर लगा देंगे। क्या लगा देंगे इस पे, कोई भी एक बाइंडर मटेरियल जोड़ने वाला बाइंडर एप्लीकेबल कर दिया। और उस बाइंडर को लगाने के बाद, बाइंडर को लगाने के बाद हमने चारों तरफ क्या कर दिया, मोल्ड बना दिया, सैंड लगा दी चारों तरफ, क्या कर दिया, सैंड का पूरा मोल्ड बना दिया। अब ये चीज किस में आ गई, बीच में आ गई। अब जो बाइंडर होगा, उस बाइंडर की वजह से जो इसके चारों तरफ की जो सैंड होगी ना, वो चारों तरफ की सैंड इस पे चिपक के क्या बना देगी, एक शेल बना देगी। चारों तरफ की सैंड इस पे चिपक के क्या बना देगी, एक शेल बना देगी इस टाइप का। ये सैंड का शेल बन जाएगा चारों तरफ, ठीक है। ये क्या कर देगा, बाइंडर विल बी एडेड अराउंड द पैटर्न विच विल एड एंड प्रोड्यूस ए क्या बोलेंगे इसको, सिलिका, सैंड का सिलिका शेल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बना देगा, एक शेल बना देगा, ठीक है। और क्योंकि शेल भी जरूरी है, शेल भी जरूरी है, उसका वो क्यों जरूरी है वो अब देखना। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिक्विड मोल्टन मेटल को लेके आऊंगा और उस लिक्विड मोल्टन मेटल को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस तरीके से पोर कर दूंगा इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे क्या कर दूंगा, पोर कर दूंगा। अब जैसे ही मैं लिक्विड मोल्टन मेटल को इसके ऊपर पोर करूंगा, तो ये प्लास्टिक है, ये फोम है, ये पीवीसी है, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, हॉट मेटल की वजह से ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करना स्टार्ट कर जाएगा, ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, तुम्हें गरम गरम यार मोल्टन लिक्विड मेटल 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसके ऊपर डाल दिया, 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसके ऊपर डाल दिया, तो ये क्या करना स्टार्ट कर जाएगा, ये इवेपोरेट। अब ये धीरे 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 हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल क्या कर रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है और लिक्विड मोल्टन मेटल इसमें बढ़ते जा रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, बढ़ते हो जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्या, ये प्लास्टिक जो है, ये फोम जो है, ये इवेपोरेट होके पूरा का पूरा क्या, कैविटी से ये पूरा का पूरा यहां से गायब, इवेपोरेट होके ये क्या गया, यहां से गायब। और इस जहां से ये इवेपोरेट होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर एक पूरा का पूरा एक अंदर एक खाली स्पेस बन जाएगा ना, और उस खाली स्पेस में क्या भरा हुआ होगा, हमारा यहाँ पे लिक्विड मोल्टन मेटल भरा हुआ होगा। फिर आप इसको सॉलिडिफाई करो और सॉलिडिफाई होने के बाद आप इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद आप आपके पास जो डिजायर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल जाता है, वो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम जनरली मतलब जो छोटे टाइप के जो छोटे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि टूल्स वगैरह हो गए, ठीक है, टूल्स हो गई, फिटिंग्स हो गए, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जो छोटी मोटर्स होती हैं, मोटर्स के केसिंग में भी हम क्या करते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो इनके एप्लीकेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, मोटर केसिंग्स, दूसरा टूल्स एंड फिटिंग।
ठीक है, मोटर केसिंग एंड टूल्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, देखो बहुत आसान है। आपने इसमें देखो हुआ क्या ना, यहाँ पे हमारा प्लास्टिक को या फोम को आपको क्या शेप देना बहुत आसान होता है। देखो प्लास्टिक की आप कोई भी शेप की चीज बहुत इजीली बना सकते हो, आप फोम की कोई भी शेप की चीज आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो प्लास्टिक को शेप देना, किसी भी शेप में देना बहुत आसान है। अपने टूल्स की हेल्प से आप उसको सिंपली वाली शेप दे सकते हो जो आप देना चाहते हो। ठीक है, प्लास्टिक को। तो ये काम क्यों करा हमने, क्योंकि प्लास्टिक को शेप देना क्या है, बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, ये हमारी क्या थी, पैटर्न था, पैटर्न के ऊपर राइजर लगा दिया, ये गेटिंग एलिमेंट्स लगा दिए। अब इनके बाद आपने इसको पूरा का पूरा उठा के सैंड के अंदर रख दिया, साथ में आपने इस पर क्या लगा दिया, बाइंडर लगा दिया। बाइंडर लगाने से चारों तरफ क्या हो गया, सैंड की एक क्या बन गया, शेल बन गया। फिर आपने इसमें क्या किया, मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर किया। अब मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर करने के बाद ये लिक्विड मेटल क्या हो रहा है, इसमें पेनिट्रेट करता जा रहा है, और जो यहाँ पे प्लास्टिक और फोम जो है वो क्या करता जा रहा है, इवेपोरेट करता जा रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या है, गैस डिफेक्ट्स आने के चांस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है, और इनका यूज हम कहाँ करते हैं, टूल्स या फिटिंग्स वगैरह को बनाने में। ठीक है, छोटी बहुत छोटी मोटी कास्टिंग करने में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा, अगला जो हमारा नाम है वो क्या है, हमारा CO2 मोल्डिंग। ठीक है, CO2 मोल्डिंग जो है, यहाँ पे इसका नाम CO2 करके ही रहने वाला है। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं किसको बनाने में, मोल्ड को बनाने में। अब ये चीज ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसको यूज करते हैं, मोल्ड को बढ़ाने में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, सिलिका, सिलिका का हमने क्या बनाया, मोल्ड बनाया। सैंड का हमारा क्या है, मोल्ड है। ठीक है, सैंड का हमारा क्या है, मोल्ड है। अब जब हम मोल्ड प्रिपेयर कर रहे थे, तो मोल्ड में हमने क्या कर दिया, एक बाइंडर आता है, एक बाइंडर है, उस बाइंडर का नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट बाइंडर। सोडियम सिलिकेट बाइंडर ये होता है Na2SiO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट बाइंडर। हमने क्या कर दिया, जो हम सैंड मोल्ड को प्रिपेयर जिस सैंड से हम कर रहे थे, उस सैंड में हमने क्या कर दिया, ये बेकिंग सैंड होती है हमारी। ठीक है, बेकिंग सैंड, जो हमारी सैंड होती है, सैंड में हमने क्या मिला दिया, एक बाइंडर ऐड कर दिया, सोडियम सिलिकेट बाइंडर हमने क्या कर दिया, सैंड में ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ऐसे उस सैंड में, जैसे कि ये मेरा यहाँ पे ये मेरी सैंड थी, इतनी सी सैंड ले रहा हूँ, इस सैंड में मैंने क्या कर दिए, होल कर दिए, खूब सारे ऐसे होल कर दिए। अब इसमें बाइंडर प्रेजेंट है, मैंने क्या करूंगा इसमें, अब मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करा दूंगा, फ्लो करा दूंगा। मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने क्या कर दी, पूरे के पूरे मोल्ड में क्या कर दी, फ्लो करा दी। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हमारे इस सोडियम सिलिकेट बाइंडर से क्या करती है, रिएक्शन करती है। सोडियम सिलिकेट बाइंडर से क्या करती है, रिएक्शन करती है। और उस सोडियम सिलिकेट बाइंडर से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाती है, हमारी सिलिका जेल। क्या बनाती है, सिलिका जेल। और ये जो सिलिका जेल होता है, ये सिलिका जेल की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा इनहेंस्ड होती है, बहुत हाई होती है। सिलिका जेल की, सिलिका जेल की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा इनहेंस्ड होती है। काफी अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज जो हमें मिलने वाली है इससे, सिलिका जेल से। तो हमने क्या किया, सोडियम सिलिकेट बाइंडर तो प्रेजेंट था सैंड में, हमने उसमें क्या कर दिया, हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या किया, सोडियम सिलिकेट बाइंडर से रिएक्शन करके क्या बना दिया, सिलिका जेल बना दिया। सिलिका जेल की क्या थी, बहुत अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज थी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज हैविंग बेटर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। अब बाइंडिंग प्रॉपर्टीज अगर अच्छी है तो उससे हमारे मोल्ड की क्या इंप्रूव होने वाली है, देखो मोल्ड में कोई चीज ऐसी प्रेजेंट है जिसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो उससे हमारी इंप्रूव होने वाली है मोल्ड की स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस जो है वो मोल्ड की काफी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब मोल्ड की स्ट्रेंथ और हार्डनेस अगर इंक्रीज हो गई तो हम इसमें बड़ी बड़ी कास्टिंग्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, बड़े बड़े कास्टिंग्स यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि बड़े कास्टिंग में क्या होता है, हमारा जो लिक्विड मेटल मोल्टन मेटल होता है वो काफी ज्यादा फोर्स भी लगाता है हमारी मोल्ड की वॉल्स पे। ठीक है, तो उसको सस्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या चाहिए, वहां पे थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, देखो मैंने आपको फिर एक बार रिएक्शन देख लें, फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ। रिएक्शन मेरी जो होगी Na2SiO3 प्लस CO2, ये मिलके बना देते हैं हमारे SiO2 प्लस Na2CO3।
ठीक है, ये होता है हमारा क्या, सिलिका जेल। ये हमारा क्या है, सिलिका जेल। ठीक है, और जो इसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस जो इसके हो जाने वाले हैं वो हो जाती है जैसे टरबाइन की हाउसिंग हो गई, गियर बॉक्स हाउसिंग हो गई। अब जो टरबाइन की जो हाउसिंग होती है, उसकी जो केसिंग होती है, गियर बॉक्स हाउसिंग, ये काफी बड़ी बड़ी होती हैं, टरबाइन हाउसिंग। ठीक है, ये काफी बड़ी बड़ी होती है, टरबाइन की हाउसिंग हो गई, गियर बॉक्स हाउसिंग हो गई, ये क्या होती है, काफी बड़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, जो मोल्ड है उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी चाहिए। अब देखो मैंने एक बार फिर से समझा दूं, मोल्डिंग सैंड में हम एक बाइंडर मिला देते हैं, क्या, सोडियम सिलिकेट बाइंडर। ठीक है, इस सोडियम सिलिकेट बाइंडर को मिलाने के बाद हम मोल्डिंग सैंड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो कराते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐसे नोजल के थ्रू सैंड के अंदर, नोजल को सैंड के अंदर थोड़ा पेनिट्रेट करा के वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किसी प्रेशर के साथ क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये सोडियम सिलिकेट बाइंडर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या होती है, रिएक्शन, जिससे कि ये बनता है। और इसकी क्या होती है, काफ़ी अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे हमारे मोल्ड की स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका हम यूज कर सकते हैं किसमें, गियर बॉक्स हाउसिंग में एंड टरबाइन हाउसिंग में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि CO2 मोल्डिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि टरबाइन हाउसिंग को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी बड़ी बड़ी हमारे जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जो काफ़ी लार्ज ह्यूज जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किससे बनते हैं, वो केवल और केवल किससे बनेंगे, कास्टिंग से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।